नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। बिहार का महाबली कौन? बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। तीसरे चरण की में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 110 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। तो वहीं इसी चरण में सिमरी बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहा है, जहां सिमरी बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी और मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर कही जा सकती है और तीसरे और आखिरी चरण के इस मतदान में यह 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार का महाबली कौन बनेगा, क्योंकि 3 चरणों में पूरी चुनावी मतदान प्रक्रिया को संपन्न किया जाना है और आज आखिरी चरण का मतदान है। आज सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका है सीमांचल का इलाका, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुतायत में है और तमाम पार्टियों की कोशिश रहेगी कि इस सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाए, ताकि यहां से जीतकर गई हुई सीटें कहीं न कहीं बिहार की सीट पर कब्जा दिलाने में काफी मदद करेगी। बारह सौ 4 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। तो लगातार मतदान जारी है और लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल में देखने को मिला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर है अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पप्पू यादव ने किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों को लेकर के अपना व्यू दिया है और खासतौर पर बिहार की राजनीतिक पोल खोलने की कोशिश की है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और लोजपा समेत तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, किस तरीके से बिहार के भविष्य की चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। देखते हैं। जब बिहार भूख में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बाढ़ और मौत में नंबर 1, प्रवासी मजदूर में नंबर 1, इकोनॉमी है ही नहीं, और सबने देखा 15 साल क्या हालात हो गए, तो जनता वोट क्यों दे? इन दोनों को पूरी पटकथा लिखी हुई है। बीजेपी के द्वारा पूरी पटकथा है, लोजपा के पीछे पटकथा, नीतीश को फिनिश करो पटकथा, महागठबंधन को तोड़ो पटकथा, या महागठबंधन को वोट क्यों दे? ये ओबीसी मायावती को लाओ पटकथा, वहाँ मायावती बीजेपी के साथ है, तो ओबीसी मायावती को मिलाने वाली भाजपा ही तो है कि ताकि भाजपा नंबर 1 रहे। भाजपा अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब गेम खोला, तीनों को तोड़ के अपने में मिला लिया, एक मायावती के साथ मिला लिया और दूसरा डायरेक्ट मिला लिया। जब आप 11 दे सकते थे तो 34-30 सीट क्यों नहीं दिए लोजपा को? तो इसका मतलब गेम प्लान था कि कैसे फिनिश करना है नीतीश कुमार को। अब नीतीश बाबू रियल में राजनीतिक रूप से अब बिहार की राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए, और बीजेपी से कम सीट आता है तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी आप सीएम बनेंगे, तो इसका मतलब है कोई आपको बैग से चलाएगा, आप रबर स्टाम्प होंगे किसी की। तो इस बिहार को रबर स्टाम्प का सीएम आप ही बोलते थे राबड़ी देवी जी के बारे में, या आप ही कहते हैं। तो यदि तो ऐसे परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से छोड़ केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, कि कंप्लीट रूप से गायब रहना। 70 घाट का पुल किसके रीजन में बना, किसके रीजन टूटा, वहां नहीं जाना, एक क्वेश्चन नहीं, राघोपुर नहीं, महुआ से भाग जाना, एनआरसी में गायब रहना, किसी भी लगभग कांग्रेस के सीट पर प्रचार नहीं करना, और ईडी से बचने के लिए एक बार भी नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया उसने, नीतीश कुमार का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। आपको क्या लग रहा है कि पूरी बीजेपी गेम प्लान नहीं है और पूरी तरीके से सरेंडर नहीं की हुई है? वो जुबराज, ये लालू जी आरजेडी तो है नहीं, ये जुबराज आरजेडी है।
पैसा लाओ तमाशा देखो। यार जनता विपक्ष को क्यों वोट दे? सत्ता पक्ष को तो नहीं देगी, विपक्ष को क्यों वोट दे? जब किसी मुद्दे में विपक्ष नहीं होते, विपक्ष 5 साल 15 सालों से गायब है, सदन से गायब, पानी से गायब, चिमकी से गायब, शेल्टर हाउस से गायब, एनआरसी से गायब, कोरोना से गायब, फिर दोबारा पानी से गायब, 18 जिले में पानी आया उससे गायब, और कंप्लीट दिल्ली में फार्म हाउस में थे, कोरोना आया, एक लोगों से नहीं मिले। तो दुनिया देख नहीं रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हो रही है। तो नहीं लग रहा है कि पूरी 6 महीने से कोई ईडी का पूछताछ नहीं, कोर्ट में नहीं, कहीं जाना नहीं, तो पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, तो ये थे पप्पू यादव और ये कोशिश कर रहे थे कि बिहार की राजनीतिक बिसात किस तरीके से बिछाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, और जिस तरीके से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक जनसभाओं में, चुनावी रैलियों में जिस तरीके से तेजस्वी यादव का रुख देखने को मिला, वो कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है। सीए एनआरसी के मुद्दे पर नहीं बोलना, पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी भाषणों में जिक्र नहीं करना, इस प्रकार कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अब की बार की आरजेडी जो है वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं है, वो युवराज की आरजेडी है। चलिए, अब आपको 2015 के ग्राफिक्स दिखाते हैं, जहां पर इन 78 सीटों पर जिन पर पोलिंग जारी है, उनमें कौन कितना जीत करके ले गया और किसके पाले में सबसे ज्यादा सीटें गई। कांग्रेस ने 2015 में यहां से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2015 का जिक्र अगर करें विधानसभा चुनाव का, तो इन 78 सीटों में से कांग्रेस 11, तो वहीं जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2000 आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2015 का विधानसभा गणित, और आरजेडी ने इन 78 सीटों में से 20 सीटें अपने नाम की थी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं 2015 में जो महागठबंधन था, उसमें आरजेडी और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पाले में थे। उस दौरान बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई थी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जिस तरीके का गठबंधन था, हालांकि 2017 में वो गठबंधन टूट गया और कहीं न कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और उसके बाद सरकार बीजेपी के साथ मिलकर के बनाई। 2015 का गणित आप देख पा रहे हैं, जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं आरजेडी ने 78 में से 20 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में तकरीबन 20 सीटें थी, तो वहीं आरजेडी 20 और जेडीयू ने 23 सीटें वहां से जीत दर्ज की थी। चलिए, कुल मिलाकर के मतदान लगातार जारी है और तमाम विषयों पर चर्चा भी हमारी लगातार जारी है। जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में पल पल के अपडेट और फैक्ट से हमने आपको रूबरू करवाया, कहीं न कहीं आज भी यही प्रयास है कि बिहार के राजनीतिक माहौल में क्या कुछ नया है, क्या कुछ अपडेट है, तमाम विषयों की जानकारी आपको दे पाएं, क्योंकि चर्चा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार का चुनाव और बिहार का आने वाला 5 साल कैसा रहेगा, बिहार का भविष्य कैसा बनने जा रहा है, कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन सत्ता से बाहर होगा, इन तमाम विषयों को लेकर के हम तमाम उन विशेषज्ञों के साथ में चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उन राजनीतिक पंडितों और गणितज्ञों के साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार के मन में क्या है और बिहार की नब्ज में अब की बार किस पार्टी, बिहार की नब्ज को अब की बार किस पार्टी ने दबाया है, जो कि सत्ता के सिंहासन की चाबी उसके पास आ सकती है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, मेरे साथ अखिलेश सिंह जी बने हुए, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रंजीत मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, डॉक्टर एस अहमद साहब मेरे साथ लगातार चर्चाओं में रहे हैं, रंजीत मिश्रा साहब भी मेरे साथ लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं, आरबी उपाध्याय साहब मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का पैनल में स्वागत है। और कहीं ना कहीं तकरीबन पिछले 1 माह से जिस तरीके से हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, तमाम विषयों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज इंडिया के माध्यम से, और ये हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। लेकिन आज चूंकि आखिरी और अंतिम चरण का मतदान है, 10 नवंबर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से बिहार का राजनीतिक भविष्य होगा, कौन पार्टी सत्ता में रहेगी, कौन सुशासन का दावा पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और कौन जंगलराज की राजनीति खेल रहे हैं। इन तमाम विषयों पर हमारी चर्चा पिछले 1 माह से लगातार जारी है। आज चूंकि अंतिम मतदान है, 78 सीटों पर आज पोलिंग लगातार जारी है। अखिलेश सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। 5 बजे बाद तकरीबन अगर चुनावी समय माने तो 6 बजे बाद कुछ इलाकों में 5 बजे तक है, कुछ 6 बजे तक है, उसके बाद में अमूमन एग्जिट पोल पर राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाएगा। पहला सवाल आप ही से है, किस तरीके से अंतिम चरण को देख पा रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं? अखिलेश सिंह जी। देखिए, एक तो मैं आपसे ये विनती भी करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी अपना वोट देने जाना बाकी है।
मैं भी अभी वोट नहीं दे सका हूं और मेरे बूथ पर भी वोट है। और अभी मैं बूथ से ही वापस आया हूं। सुबह 5 बजे से मैं लगातार पोलिंग बूथों पर हूं और सुबह से लगातार मैं अपने शहर में घूम करके करीब तकरीबन दर्जन से ज्यादा बूथों पर और हमारे पोलिंग एजेंट बैठे या नहीं इसकी तैयारी और सब कुछ में मैं लगातार 2-3 दिनों से लगा हुआ हूं। आज भी मैं अभी पोलिंग बूथों से ही घूम करके आ रहा हूं। मैं बिल्कुल ही आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आश्वस्त हूं, बड़ी जीत होगी। एनडीए एक बहुत बड़े मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार बनाने वाली है और जिस प्रकार से जनता का रुझान है, जिस प्रकार से हमने जनता की सेवा की है और इसका एक बहुत बड़ा असर मतदाताओं पर दिख रहा है। दोनों चरण के चुनाव भी मैं बिहार के कई इलाकों में गया हूं, अधिकांश इलाकों में जाने का अवसर मिला है। दोनों चरण का चुनाव भी हमारे पक्ष में था और ये तीसरे चरण का चुनाव भी एक ढंग से समझिए एनडीए के लिए बिल्कुल अंडर करंट है और बहुत ही अच्छा ढंग से लोग वोट कर रहे हैं। खासकर मैंने एक चीज देखा इस चुनाव में कि जो महिलाएं हैं जिनके खाते में नरेंद्र मोदी जी ने रुपया भेजा कोरोना काल में, या फिर जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, या फिर जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना से कनेक्शन लिया था उनके खाते में रुपया गया, या फिर इस प्रकार से जिस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी ये यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और इसमें कई महिलाएं ये कहती हुई भी सुनी गई कि जो 5 महीने तक बिठा कर खिलाया है, यानी कहने का मतलब भोजपुरी में कहते हैं कि 5 महीना तक ये खियौलक हम ओकरे साथ। तो ये जो इस कोरोना काल में भी लोगों के घर में बोरा भर भर के अनाज और जिस प्रकार से लोगों की सेवा करने का काम किया, इसका बहुत बड़ा असर लोगों के ऊपर दिख रहा है। यानी कि केंद्र की योजनाओं के भरोसे आप हैं, केंद्र की योजनाओं के भरोसे आप कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं। बिहार की भी योजना है और केंद्र की भी योजना है। आज आपको अगर योजनाओं की बात चर्चा करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप नोटिस में लेंगे कि जैसे प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक जिले में ITI, 17 आज मेडिकल कॉलेजेस, और अगर आप कुछ थोड़े दिन और रुक जाइएगा तो उसके अंदर 28 मेडिकल कॉलेजेस बिहार के अंदर होंगे। सड़कें बनी हैं, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा है बिहार के अंदर। 400 से 500 किलोमीटर भी 2005 तक बिहार में ग्रामीण सड़कें नहीं थी, जो आज 95,000 किलोमीटर तक ग्रामीण सड़कें, गांव-गांव में सड़कों का जाल, घर घर में बिजली, आज खेतों को बिजली देने का काम किया जा रहा है। ब्लॉक पर बजाते प्रखंड मुख्यालय के बाहर शिविर लगा करके और ग्रामीण जो खेतों में बिजली कनेक्शन देने का काम लोगों को किया गया। कोरोना काल में कुछ जो है सो उसमें बाधा आई, लेकिन वो काम भी हमारा चल रहा है। हम बिल्कुल, आप एक बात देखिए, जीविका के माध्यम से 10 लाख महिला जीविका दीदियों के माध्यम से लोगों को, महिलाओं को रोजगार देने का काम, ये सारी बातें हैं। हम ऐसा नहीं केंद्र किसी, देखिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बिहार के अंदर लोगों का सेवा करने का काम किया है। और सर आप एक बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आरजेडी के शासन में बिहार का बजट का आकार देखिए, आज बिहार का कई 100 गुना आज बढ़ गया है। जो बजट का आकार क्यों बढ़ा है? तो हम काम कर रहे हैं, हमारे बजट का आकार, और तेजस्वी यादव जो लाख रखा रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि उस समय बजट का आकार कम था तो उसी में अलकतरा पीते थे, चारा वगैरह खाते थे। आज बजट का आकार बढ़ गया है तो समझ रहे हैं घोटाला करने में ज्यादा सहूलत होगी, ज्यादा हम घोटाला कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ये लोग तो नौकरी के नाम पर भी जमीन लिखवाया करते थे, नौकरी के नाम पर भी संपत्ति लिखवाया करते थे। उप मुख्यमंत्री हुए कम दिनों के लिए, उस काल में मिट्टी घोटाला तक कर गए। और इसलिए एक बात समझ लिए, बिहार के अंदर बिहार की जनता ने इन 15 वर्षों की हमारी सेवा को देखा। चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस विकास और रोजगार के मुद्दे को लेकर के आरजेडी चला था, अंततः फिर जातिवाद के मुद्दे पर आ गए। माफी भी मांगते रहे और कहते रहे कि हमको माफ कर दीजिए, लालू जी का पोस्टर हटा दिए, पोस्टर पर से फोटो हटा दिए, बराबरी जी का पोस्टर पर से फोटो हटा दिए। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कई चैनलों के माध्यम से मैंने तेजस्वी जी से विनती की है कि सब कुछ कर लिए, आप माफी भी मांग लीजिए, जनता माफ भी कर देगी, लेकिन सिर्फ एक काम करिए, भारत सरकार और राज्य सरकार को आपकी बेनामी संपत्ति पर प्रोसीडिंग चलाना पड़ रहा है, उसमें रुपए खर्च हो रहे हैं, बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, जेसीबी चलाना पड़ रहा है। कृपा करके
जो भी बेनामी संपत्ति आपके पास है, बिना किसी मेहनत के जो संपत्ति आपने अर्जित की है, बिहार की जनता एक तो उस कला को भी जानना चाहती है कि कैसे बड़े इतने बड़े कलाकार हैं कि बिना मेहनत के आप पैसा आपके पास इतना आ जाता, इतनी संपत्ति आ जाती थी। जिस इंस्पेक्टरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से लालू जी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, आज इतने बड़े संपत्तिशाली कैसे हो गए, उस कला को भी जानना चाहती है। और दूसरा, इनसे आग्रह करती है कि जो भी बेनामी संपत्ति है पहले उसको सार्वजनिक कर दीजिए, बिहार की जनता को बांट दीजिए, जनता तब माफ कर देगी। और इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति के आप मालिक हो गए, एक बार भी नहीं बोलते हैं कहां से संपत्ति है। और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि इन लोगों के भरोसे और इन लोगों पर जनता कभी विश्वास नहीं करेगी जिन लोगों ने रोजगार के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है, खेती के नाम पर बंदूक की खेती की है, अपराध और जो है अपहरण का उद्योग चलाया है, और इन लोगों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। आज 15 वर्ष हुए हैं, 15,000 साल भी इन काले दिनों को याद करके लोग कांप जाएंगे। जनता न भूली है न भूलेगी। ठीक है, ऐसे मत साहब आपके पास आएंगे, महत्वपूर्ण सवाल भी है। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है और ये बताने की कोशिश की है बिहार की राजनीति के बारे में कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आक्रामक रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, नीतीश कुमार पर तो आक्रामक रहे लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, सीए एनआरसी को लेकर के जिक्र तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्या ये बॉन्डिंग है? क्या उन्हें ईडी का डर लगता है या केवल नीतीश कुमार को ही निशाने पर क्यों लिया? क्या वाकई में बीजेपी के इशारे में सब कुछ हो रहा है? किस तरीके से देखते हैं सर इस बयान को आप? ऐसे मत साहब। सर, लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बार फिर मैं बिहार की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध भी करता हूं कि आप अपने घर से निकलें और मतदान करें। मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि कोविड वैश्विक महामारी के दौरान जो नियमों का पालन रखे गए हैं, सैनिटाइजेशन के साथ साथ आप मतदान करें। जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, वो किसी भी दबाव में आने वाले व्यक्ति आज तक के पूरे इतिहास में राकेश जी आपने देखा होगा, उनके राजनीतिक करियर पर आप ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में ही नहीं, केंद्र में भी जब मंत्री रहे, उन पर कोई बात अगर इल्जाम आया तो वो उसको सामने से आकर लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ करके और वहां पर आप त्याग पत्र तक दे देते हैं। नहीं, अगर दुर्घटना हुई है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। बिहार में पिछले चुनाव में, लोकसभा में जब ऐसा लगा उनको कि हमको जनता ने नकार दिया है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, एक मिनट का मोह नहीं किया। ये ऐसे, लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है पहले ही चुनाव हार चुके हैं, वो साफ तौर पर बोल चुके हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है। विपक्ष आड़े हाथ ले रहा है, उनको पहले ही हार मान चुके हैं। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने जो, देखिए, उनकी बात को समझने की आवश्यकता, वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। और एक चीज होता है कि एक आदमी है कि अंतिम समय तक राजनीति में बैठा आता है। उन्होंने बिहार के लिए काम किया है और एक समय तो सबका आएगा ही। और ये उन्होंने कहा है कि ये अंतिम दिन का चुनाव है, आज मैं अंतिम दिन चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ। अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से बताया है और उसमें ये मैंने अंतिम दिन के चुनाव में ये अंतिम बार मैं आया हूँ। अब इस चुनाव में तो दोबारा आने का मौका तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इस तरह से भी लिया जा सकता है, इस तरह से भी लिया जा सकता है कि अब उम्र के दहलीज पर आदमी जहां पर है तो यहाँ पर से एक और जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम जनता की सेवा करेंगे। देखिए, राजनीति जो है, सत्ता है, ये हम लोगों के लिए, मैंने आपके साथ पहले भी बताया है, सुख का माध्यम नहीं है, सेवा का एक अवसर है। हमारे नेता इसको सेवा करने का अवसर मानते हैं और वो कहते भी हैं कि जब भी हमको सेवा का अवसर मिलेगा हम सेवा करेंगे। पिछले 5 साल में 7 निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में मूलभूत संरचनाओं को दुरुस्त किया गया। अब 7 निश्चय 2 कार्यक्रम है जिसके तहत बिहार का अधिक विकास करना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि सिर्फ विकास ही नहीं, पर्यावरण पर भी वो ध्यान देते हैं, समाज की सेवा के लिए भी ध्यान देते हैं। पर्यावरण में वृक्ष रोपण किया गया, उनके साथ पूरे बिहार में 2 करोड़ 11 लाख लोग वृक्ष लगाए। ये पर्यावरण पर उनका जो विचार है, अब इसको देखिएगा। उनका दहेज प्रथा के प्रति उनका जो ये है कि भाई ये एक सामाजिक कुरीति है, इसके खिलाफ हमको काम करना है, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया, है ना। उन्होंने देखा कि भाई सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग कहाँ हैं,
तो सबसे ज्यादा अशिक्षित बच्चे उनको दिखाई दिए कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय में है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उन्होंने तालीमी मरकज की स्थापना की। 30,000 तालीमी मरकज आज भी कार्यरत हैं और मदरसा की जो शिक्षा है वहां पर पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कराई। हर एक मिडिल स्कूल में उर्दू टीचर की बहाली कराई कि जिससे कि जो कमी है अल्पसंख्यक समाज में पढ़ाई की, शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी विकास होगा। आप किसी को पैसा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगर शिक्षा नहीं दीजिएगा तो विकास नहीं होगा। अगर किसी समाज का आपको विकास करना है तो सबसे आवश्यक चीज है शिक्षा का होना। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज पर किया है। उन्होंने बड़े बड़े संस्थान बनाए, हर एक जिला में संस्थान बनाए। पहले होता था कि बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाया करते थे, बिहार में कॉलेजेस की कमी थी। आज हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कर दी गई है। ANM कॉलेज, ITI कॉलेज, GNM कॉलेज और भी जितने पढ़ाई के कॉलेज है, इवन मेडिकल कॉलेज भी तकरीबन 28 जिला में आज के वक्त में बन रहे हैं। 2 साल 3 साल में वो सब शुरू हो जाएंगे। बिहार में एम्स की कई एक शाखाएं आ गई हैं। अलीगढ़ यानी कि आप कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि अब की बार फिर से हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। कुल मिलाकर के यही कहना चाहते हैं अपने विकास जनता ने हमें आशीर्वाद देखिए राकेश जी 2 ही चरण में दे दिया है। ये तो सीमांचल का एक माने स्नेह लेप है जो कि जनता हम लोगों को दे रही है और हमारी जो लीड है उसको 2/3 मेजोरिटी की तरफ बढ़ा रही है। नहीं तो जहां तक सवाल है सरकार बनाने का, आशीर्वाद का, तो 2 चरणों में तो आप तो देख ही रहे हैं मुस्तकिल पहले चरण से ही लगे हुए हैं। पहले से तो बिहार की जनता का मूड क्या है तो वो तो सब कुछ देख ही रहा है कि विकास आगे बढ़े। जंगल राज की तरफ तो फिर से बिहार नहीं ना जाना चाहेगा। फिर से अपराध के दलदल में और बंदूक के नोक पर चले, अपहरण के साये में चले, नरसंहार के साये में चले, ऐसा बिहार तो फिर से नहीं बनेगा। चलिए ठीक है। आरबी उपाध्याय साहब, महत्वपूर्ण सवाल है। आरबी उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहेंगे। जी आरबी उपाध्याय साहब, महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या अगर 10 नवंबर को नतीजे जो आते हैं, अंतिम मतदान दिवस है, 10 नवंबर को नतीजे अगर सुशासन बाबू के पक्ष में आते हैं तो क्या ये सुशासन के लिए लिटमस टेस्ट माना जाएगा या यूं माना जाए वही भारतीय जनता पार्टी के क्या यह बंगाल की राह खुलेगी? वही तीसरा सवाल मेरा ये है, क्या तेजस्वी यादव अगर सत्ता में आते हैं तो जो जंगल राज का तमगा विपक्ष ने दिया है, विपक्षी पार्टियों ने दिया है, वो तमगा धुलेगा? किस तरीके से आप तीनों बयानों को देख पा रहे हैं? आरबी उपाध्याय साहब देखिए, पहली बात तो यह है राकेश जी, आपने देखा होगा कि जब तक इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था उससे पहले जो सर्वे आ रहे थे तो बड़ा क्लियर था कि भी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहा है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट फेज गया, फर्स्ट फेज के बाद समझ में आया कि भी इतना आसान नहीं है जितना हमें दिख रहा है। तो उसके बाद स्ट्रेटेजी भी बदली, मुद्दे भी बदले और अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश की गई। और देखिए, कोई भी चुनाव हो, देखिए चुनाव में जो मेन मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय चुनाव में अभी मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि भी जुलाई चुनाव है तो लोग उस पर वोट करेंगे, इस पर वोट करेंगे। देखिए हकीकत क्या है, आज पप्पू यादव ने भी हकीकत बताई। आप शिक्षा की बात करते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं। क्या है बिहार में स्कूलों के हालात एक्चुअल में सुधरे नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि नीतीश को नकारा जा सकता है, नीतीश को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। जिस हताशा और निराशा के दौर में बिहार था, वहां से निकाल के और यहाँ तक लाना, भी लोगों में एक भरोसा कायम करना कानून व्यवस्था पर। लेकिन जनता की उम्मीदें उससे ज्यादा होती हैं। देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इनसे आप बहुत ज्यादा दिन तक ये कहकर के भी 15 साल जंगल राज रहा, यानी क्या कहना चाहते हैं? डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं आप, यानी डरा रहे हैं लोगों को कि भी दूसरा आ जाएगा तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। अरे 15 साल आप भी सत्ता में रहे, आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए। आप बताइए कि भी हमने ये किया है 15 साल में, तो हमारे काम पर वो ये नहीं है। बता रहे हैं नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे मत साहब, प्लीज मैं लौटूंगा। जहां तक ऐसे मत साहब मैं लौटूंगा, ऐसे मत साहब मैं लौटूंगा, तो समय देना पड़ेगा। विश्लेषक के तौर पर आरबी उपाध्याय साहब को मैंने जोड़ा है और ये जानने का प्रयास है कि
वाकई में चुनाव किस दिशा में जा रहा है। राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक उनका नहीं है, लेकिन एक फैक्ट निकालना जरूरी होता है। आपके जो वक्तव्य है या आपके जो बयानात हैं या आपका जो वर्जन है उसको लेने के लिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। प्लीज कंटिन्यू आरबी उपाध्याय साहब। देखिए, आप ये कह रहे थे कि भी कहां से 10 लाख रोजगार देंगे, आपने उसे मजाक में उड़ाने की कोशिश की, हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उस लफ्ज को समझा। बीजेपी ने 19 लाख का वायदा कर दिया कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। आप शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा में बिहार में कितना परिवर्तन आया है। बिहार के बच्चे कोटा पढ़ने क्यों आते हैं, क्यों दूसरी जगह इलाज कराने जाते हैं। अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में होंगी तो वो दिल्ली में इलाज कराने के लिए या दूसरी जगह इलाज कराने के लिए नहीं जाएगा, वो अपने घर पर इलाज कराएगा। प्रवासी मजदूरों का हाल किसी से छुपा नहीं है, सबने देखा है प्रवासी मजदूरों का। आज इतने हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के लिए एक बस तक नहीं थी, वो ट्रक में भरकर पैदल साइकिल पर क्या क्या उसने देखा है। तो वो देखिए जमीनी हकीकत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा मैं मानूंगा नीतीश जी कहीं ना कहीं बीजेपी के फंसाए हुए जाल में फंस गए कि भी उन्होंने आपको गठबंधन में भी रखा, मुख्यमंत्री का चेहरा भी रखा, उधर भी आप देखेंगे पासवान जी को अलग से लड़ा दिया। और पासवान जी की पार्टी में जो भी बागी उनके नेता थे, भी जो जहां पर जेडीयू लड़ रहा था वहां बीजेपी के नेताओं को टिकट दिलवा दिया, तो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक माहौल जो बदला ना, देखिए 1 महीने पहले जहां क्लियर था कि नीतीश कुमार के और मोदी जी की जोड़ी की टक्कर में कोई नहीं है और दोबारा से पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ रहे हैं, सब सर्वे ने दिखाया। लेकिन एक जो इलेक्शन के दौरान जो सिनेरियो बदला, उसी के तहत रणनीति भी बदलेगी। और जहां तक थर्ड फेज का प्रश्न है, देखिए थर्ड फेज में आप देखेंगे कि ज्यादातर सीटें यादव और मुस्लिम बहुल हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ आरबी उपाध्याय साहब, सीमांचल का जिक्र जरूरी है, मैं उसी पर आ रहा था। सीमांचल का क्या होगा, जहां जेडीयू पहले कांग्रेस के साथ में, आरजेडी के साथ में जिस तरीके से समृद्ध महागठबंधन में था, अब क्या स्थिति निकल करके आ रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बोला अगर सत्ता में आते हैं तो सीए एनआरसी लागू करके रहेंगे। वहीं उसी दिन किशनगंज में जब सभा थी तो बाकायदा नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ये कौन दुष्प्रचार कर रहा है। तो ये 2 महीने क्यों, ये अर्धसत्य क्यों परोसा गया, इस बात पर मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गया ना। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सीए एनआरसी हम लागू करेंगे, उससे क्या हुआ, उससे जो हिंदू वोटर्स है उसका ध्रुवीकरण होगा, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। और कहीं ना कहीं नुकसान जितना होना था वो जेडीयू को, नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट नुकसान उससे होता है। उसी का परिणाम है जो उन्हें कहना पड़ा। देखिए आप गठबंधन में है, गठबंधन में आप देखेंगे कि सेकंड फेज तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया था, कभी सीए आने से कोई मुद्दा नहीं था और कहीं कोई उस तरह की सभा में इस तरह का नहीं बोला गया। लेकिन आखिरी फेज आते, थर्ड फेज आते आते ये भी एक मुद्दा हो गया, तो इससे भी नीतीश को बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। और ये थर्ड फेज में वो निर्णायक भूमिका में है। कहीं कहीं तो 40% तक, 17 से 20% तक मुस्लिम कहीं ना कहीं है वहां पर, और बहुत सारी सीटों पर तो निर्णायक स्थिति में है। हाँ ये बात अलग है कि देखिए थर्ड फेज की जहां तक आप बात करते हैं, सीमांचल की बात करते हैं, यहाँ कई फैक्टर काम कर रहे हैं। इतना आसान ये गणित लगा लेना कि भी कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा इस समय बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए सीमांचल में मुस्लिम और यादव, अब मुस्लिम वोट किधर जाएगा? आप देखेंगे ओवैसी वहां पर बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार सभाएं और लगातार अपना पूरा प्रयास एक्चुअल में जारी रखेंगे। वही पप्पू यादव, क्या माई फैक्टर काम करेगा सर? माई फैक्टर काम करेगा लालू प्रसाद यादव का? माई फैक्टर जो 1990 से 2005 तक का जो फैक्टर रहा है, माई फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर, क्या वो काम करेगा दोबारा आरजेडी के फेवर में? देखिए वो उस पर डिपेंड करेगा कि ओवैसी जी कितनी वोट ले पाते हैं मुस्लिम। जो मुस्लिम तरीका में जो कई मेरी पत्रकारों से बात हुई जो वहां कवर कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, उनसे बात हुई तो मुस्लिम जो वर्ग है उसमें अभी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है। अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो एमवाई फैक्टर फेल हो सकता है, और अगर कंसोलिडेट हो जाता है, एक जगह आरजेडी के पास आता है, तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि पप्पू यादव को आज आना पड़ा और आज बोलना पड़ा और बीजेपी को मुख्य धारा में रखना पड़ा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, जो भी व्यूह रचना है, ये सारी बीजेपी की है। भाई सीए आने और उसका नाम न लेना, इसका नाम न लेना, और ये सब मिले हुए हैं, सिर्फ हम हैं। भाई पप्पू यादव ने यही तो कहा कि सिर्फ हम हैं जो एमवाई फैक्टर को बिल्कुल रखवाली करेंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। तो उनमें कोई एक कोशिश उनकी अपना एक जो एक कहते हैं अस्तित्व का सवाल है, तो अपने को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक कोशिश की है आखिरी चरण में। और वाकई एमवाई फैक्टर सीमांचल में बहुत जबरदस्त काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और अगर मुस्लिम तबका ये समझ जाता है कि अगर हम ओवैसी को वोट करेंगे या उनकी पार्टी को वोट करेंगे तो वो बेकार जाएगा, कई जो मुस्लिम है उनकी ये सोच है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनसे कोई सरकार तो बननी नहीं, ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, तो ज्यादा बेटर है कि हम आरजेडी को या तेजस्वी यादव को वोट करें, जिससे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो शायद हमारा कुछ फायदा होगा। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि भी कौन सा फैक्टर काम करेगा। देखिए चक्कर कांटे की है, बड़ा आसान नहीं है, जैसा कि इलेक्शन के दौर से पहले दिख रहा था कि भी क्लियर मेजोरिटी में नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वैसा ग्राउंड पे अब नहीं है। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और उसी का परिणाम है कि नीतीश जी भी बौखला रहे, वो अपने जो कुछ कहना चाहते कुछ और है, मतलब कुछ और निकल जाता है, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति। अदरवाइज मैं समझता हूं कि नीतीश जी बहुत समझदार व्यक्तित्व के एक नेता हैं, लेकिन जिस चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं, उस चक्रव्यूह में कितना भी अच्छा नेता हो, वो भी उसका भी मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एक तरफ उसका वोट बैंक है, एक तरफ वो कहीं ना कहीं गठबंधन में है, दूसरी तरफ वही गठबंधन के नेता उनकी जड़ें खोद रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए, अभी एलजेपी को लड़ाना प्लस योगी आदित्यनाथ जी का बयान, ये किसको नुकसान कर रहा है? महत्वपूर्ण विषय है, ये सब नुकसान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जीडी को नुकसान कर रहा है और नीतीश कुमार को नुकसान कर रहा है। चलिए रंजीत मिश्रा, तमाम सवालों के बीच में पप्पू यादव का बयान और सबसे महत्वपूर्ण बात, जेडीयू के नेता मेरे साथ पैनल में हैं एस अहमद साहब, साथ ही अखिलेश सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। विषय वही है, दोनों पार्टियां बोल रही सत्ता में वापसी करेंगे, विकास किया है, विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, केंद्र की योजनाओं को गिनाने का दौर शुरू हो जाता है। जब राज्य की बात आती है तो कई मुद्दे निकल करके आते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना काल और बेरोजगारी, कुल मिलाकर के ये विषय हैं। लेकिन कांग्रेस का अगर जिक्र यहाँ पर करें तो सीधे तौर पर आप मान करके चल रहे हैं आरजेडी को अपने साथ में, लेकिन पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि आखिर तेजस्वी क्यों पीएम मोदी पर हमला नहीं बोले, क्यों उन्होंने सीए एनआरसी का जिक्र तक नहीं किया, नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन जो केंद्रीय नेता है, खासतौर पर पीएम मोदी, जो ये माना जाए कि बीजेपी का जो चेहरा है, महत्वपूर्ण चेहरा जो बिहार की नैया पार लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर जिक्र नहीं किया कि तेजस्वी यादव ईडी से डरते हैं, जांच से डरते हैं, उन्हें पता है। इशारा किस तरफ जा रहा है सर? ये इस चक्रव्यूह में कहीं जेडीयू अगर उलझा है तो कहीं कांग्रेस भी तो नहीं उलझ गई है? देखिए, अभी राकेश जी आपने काफी देर बाद वक्त दिया, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। मैं एजाज साहब सुन रहा था, उन्होंने चर्चा की कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत स्वाभिमानी हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने उनके और बिहार के लोगों के डीएनए पे सवाल उठाया, उनके गोद में जाके बैठ जाना किस तरह का स्वाभिमान है? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि नीतीश जी ने जो अंतिम दिन ये कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, उसको उन्होंने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। नीतीश जी ने बिल्कुल संदेह रहित तरीके से ये समझाया कि ये उनका आखिरी चुनाव है, भले ही वो बदहवासी में ही लिया गया उनका निर्णय क्यों न हो। तो इसलिए उन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा, अखिलेश जी को भी मैं सुन रहा था, बहुत गाल बजा रहे थे और कह रहे थे कि तेजस्वी जी को इन मुद्दों पर माफी मांगना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर माफी मांगना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मांगना चाहिए, जिन्होंने इस देश के युवाओं से ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष वो देंगे, किसानों के लागत मूल्य का 1.5 गुना उनको मुनाफा देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। तो इनको माफी अगर मांगना चाहिए तो उन मुद्दों पर मांगना चाहिए। तीसरी बात, अब बीच में न बोले। अखिलेश जी आऊंगा मैं आपके पास। अखिलेश जी लौटूंगा। रंजीत जी को काफी देर से समय दिया है मैंने, प्लीज अखिलेश जी मैं लौटूंगा, समय सबको देना पड़ेगा। अखिलेश जी आऊंगा। अखिलेश जी व्यवस्थाओं के साथ सुनना भी पड़ेगा। देखिए, सरकार में रहे, दोबारा दावा कर रहे हैं, विपक्ष को जब तक सुनेंगे नहीं तब किसी पार्टी के प्रवक्ता है तो पता है रंजीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? चैनल पर बैठेंगे कि हम जो है रंजीत जी प्लीज कंटिन्यू। अखिलेश जी प्लीज, मैंने आपकी बात सुनने के बाद समय लिया है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा प्लीज सर। अखिलेश जी प्लीज,
अखिलेश जी प्लीज, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तो तहत चीजें होनी मैं चाहिए। आपसे विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, ये बताइए ये किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? मैं आ रहा हूं ना आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं पहले ये लौटूंगा आपके बताइए पास। किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? नहीं, मैं लौटूंगा, मैं मैं लौटूंगा आपके पास में। अखिलेश जी मैं लौटूंगा। रंजीत मिश्रा प्लीज कंटिन्यू। देखिए, बौखलाहट जो है अखिलेश जी की, यही बताता है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव हारने के समय ऐसे ही बौखलाहट दिखाई देती है। झूठ ठीक है ना? आप तो फरे, आप ये झूठ फरे बोलकर क्यों आए हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषक? अखिलेश जी प्लीज, मुझे बताइए ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, प्लीज। नहीं सर, नहीं प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। रंजीत मिश्रा को मैंने समय दिया, मुझे बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आपके व्यूज लेने के लिए मैं आऊंगा। चलिए, मैं आपके व्यूज लेने के लिए आऊंगा। रंजीत मिश्रा प्लीज बात खत्म कीजिए, रंजीत मिश्रा अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। देख, इनको एक कंफ्यूजन है कि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ा हूं। इनको ये समझा दें कि मैं कांग्रेस नेता हूं और कांग्रेस के पक्ष को रखने के लिए जुड़ा हूं। और इनकी जो बौखलाहट है वो साफ साफ बता रही है कि ये लोग चुनाव हार गए हैं, जमीन खिसक गई है। जिस चक्रव्यूह की रचना भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उस चक्रव्यूह में पूरा एनडीए फंस चुका है। चलिए ठीक है, तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। विषय महत्वपूर्ण है, बिहार के भविष्य को लेकर के तमाम बातों पर चर्चा जारी है, विचार विमर्श जारी है, राजनीतिक विशेषज्ञों के साथ, राजनीति के गणितज्ञों के साथ, राजनीतिक पंडितों के साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण है किस तरीके का बिहार होगा, किस तरीके से बिहार का सुशासन आगे जाकर के किस तरीके से बन पाएगा, किन योजनाओं पर बात हुई, 15 साल में क्या कुछ हुआ, आने वाले 5 साल में क्या कुछ हुआ। इन तमाम विषयों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है और बिहार में अंतिम और आखिरी चरण का मतदान भी लगातार जारी है। जिस तरीके से 2 चरणों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, वहीं आखिरी चरण इसके बाद में तय होगा कि बिहार का महाबली कौन बनेगा, बिहार के रण में बाजी कौन मारेगा। आगे चर्चा में तमाम मेहमानों से हम तमाम विषयों पर बातचीत शुरू करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया ने क्या कुछ मीडिया से कहा और क्या कुछ बिहार के मुद्दों को लेकर के बातचीत की। पहले भी कहा था, आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। हाँ, मैंने सुन लिया, चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो बिहार में जो व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ 2 चीज़ों के दम पे होती है। एक तो बहुत ज़्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है, बांटा जाता है और जो भी होता है वी आर ऑल अवेयर, सबको पता है। और दूसरा, लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए। सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे। आर्थिक अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, और मिथिला जाना भी उसके लिए जाता है, बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो विद्यापति का मिथिला है, गार्गी और मैत्री का मिथिला है, भारती मिश्र का मिथिला है। ये सारी चीज़ें अब खो गई हैं कहीं पे। इन चीज़ों को वापस लाने की ज़रूरत है। बिहार के भविष्य का सवाल है। बिहार में तो बच्चे भी हैं ना, उनके भविष्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार पे। शिक्षा की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब इन चीज़ों पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और इन्हीं चीज़ों पे बात होगी। मैंने ही नौकरियों की बात शुरू की थी। मैंने ही धर्म और जाति की बात ना हो ये करना शुरू किया था। जब प्लूरल्स पार्टी, प्लूरल्स का नाम का ही वही मतलब होता है कि हर धर्म और हर जाति के लोग साथ में शासन करेंगे, और अब वही होगा बिहार में। बिहार ही रहेगा। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत मैंने ही की थी, फिर सभी करने लगे। जो ये तो हास्यास्पद है ना कि जो पार्टियां जाति और धर्म के ही आधार पे बनी है और उसी आधार पे चलती है, वो भी अब इसे जुमले के तौर पे यूज़ करती है। मजाक बना के रख दिया है हर चीज़ का। बहुत कड़े प्रश्न पूछने का अब वक्त है। कोई नहीं पूछ रहा था, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं पूछूंगी और सबसे पूछूंगी। जितने भी लोग हैं, जितने भी स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के,
अब सबसे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सब जवाब देने की तैयारी करें। आपके पिताजी ने हमारी शिक्षा की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बच्चों में सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है। बिस्फी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, ये पता होगा आपको। बिस्फी में भी मुझे लोगों का वही एक मापदंड रखते हैं अभी इस पूरे कॉन्वर्सेशन का। तो वहाँ पे भी जो भी सभी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हेट्रोजेनिटी है, ये भी पता होगा। हमारे यहाँ हेट्रोजेनिटी है और वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और सबको अब बदलाव चाहिए। हम थक गए हैं, और खासकर युवा, हम थक गए हैं। ये चीज़ें जो यहाँ हो रही हैं, तमाशा बना के रख दिया है। हम थक गए हैं। सभी समुदायों को बदलाव चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को बदलाव चाहिए। सबको नौकरियाँ चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए। दिल्ली में भी लोग ही हैं और बिहार में भी लोग हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तालीम ले। ये सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो बिहार के हों। अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हों। आप लोग तो अभी दरभंगा में ही हैं, जाके देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मधुबनी में भी तो है भी नहीं। मधुबनी के लोगों को, बिस्फी के लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो ये 15 साल और 30 साल में बैठ के क्या कर रहे थे लोग? चाहते हैं। चलिए, ये थी पुष्पम प्रिया, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षता थी। और तमाम मेहमान चर्चा में मेरे साथ बने हुए अखिलेश प्रताप सिंह जी, माफ़ कीजिएगा, अखिलेश सिंह जी बीजेपी से हैं, साथ ही रंजित मिश्रा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एस अहमद साहब जेडीयू से मेरे साथ बने हुए हैं, आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बने हुए हैं, साथ ही शक्ति सिंह यादव साहब आरजेडी से। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। अखिलेश सिंह जी, काफ़ी मुद्दों को लेकर के जब बात होती है, कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सवाल करना सीख गई, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता में रहते हुए आपके तेवर में नरमी नहीं आई। सर, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल एक एक बात का जवाब देना चाहते हैं और उनसे भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्योंकि एक बात है कि विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है राजनीति में और समाज की सेवा की कोई जवाबदेही नहीं है। ये परिभाषा ही बिल्कुल इन लोगों ने बदल दिया। विपक्ष का मतलब है केवल और केवल सवाल पूछना, और नहीं तो कभी जब गंभीर मुद्दे हो तो नानी घर चला जाना, गंभीर मुद्दे हो तो एक बार जरा घूम करके पूरे विदेश यात्रा से चला आना। जब संसद के अंदर कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा हो रही हो, उस समय भी ऐशो आराम करने के लिए देश छोड़ करके चला जाना। और बिहार के युवराज भी हैं कि जब जब कोई ऐसे महत्वपूर्ण विषय आते हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, तो दिल्ली फार्म हाउस में आराम करने चले जाते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि दुर्भाग्य से उनके लिए उनका जो अपना दुर्भाग्य से वो हुआ क्या कि इस बार चुनाव पटना का बीच में ही हो गया। नहीं तो लोकसभा चुनाव में तो लोगों ने देखा कि चुनाव समाप्त का प्रचार समाप्त किया और वोट भी नहीं डाले, आराम करने दिल्ली चले गए थे। इसलिए सवाल उनसे भी होगा कि यदि वो सवाल करते हैं तो उनसे भी सवाल होगा, क्या विपक्ष के लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी कि जब कोरोना था तो अस्पतालों के अंदर विपक्ष के नेता घूमे? सुशील कुमार मोदी भी विपक्ष के नेता थे, तो अस्पतालों के अंदर घूमे। क्या उनकी ये जरूरत नहीं थी कि वो भी मास्क बांटे? उनकी जरूरत नहीं थी कि लोगों का हालचाल पूछे? आराम कर रहे थे। अब मैं कुछ विषयों का जवाब दे देना चाहता हूँ। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, प्रवासी मजदूर अधिकांशतः दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से वहां से निकले थे। जिस समय में कोरोना अभी शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ, और किस प्रकार का दुष्प्रचार करके सोशल मीडिया से लेकर के अचानक उन लोगों को निकाल दिया गया। और इन सब लोगों को, और मैं पूछना चाहता हूं कि वो वहां जहां की सरकार वहां पर थी, दिल्ली के अंदर और मुंबई के अंदर, मुंबई में जहां कांग्रेस की सरकार में शामिल है, उन लोगों ने वहां भोजन की उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की कि वहां से बनाएंगे वो मुंबई को, बनाएंगे दिल्ली को, और जब विपत्ति का काल आएगा तो वहां की सरकारों ने उनको जबरदस्ती इस प्रकार से उनके साथ किया, इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया कि वहां से उनको पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ा। और मैं आपको बता रहा हूं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने व्यवस्था की, करीब 30 लाख लोगों को ट्रेन से लाने की व्यवस्था बिहार के अंदर की गई थी। और बिहार के अंदर जो लोग आया उनको क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की बात थी। तो एक दूसरे विषय का मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव, अगर मैं मान लेता हूं तो जरा मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साथ दो व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत करते हैं कॉलेज से, और 74 आंदोलन से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति जनता का आशीर्वाद लेकर के लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनता है, और 15 वर्षों के अंदर जनता का आशीर्वाद लेकर के कीर्तिमान स्थापित करता है, और वो बताता है कि ये अगला 5 वर्ष तक मैं सेवा करूंगा। और दूसरा व्यक्ति बिहार के अंदर इतना घोटाला करता है कि उसको जेल जाना पड़ता है, और जनता कान पकड़ सत्ता से वापस भी करती है।
पूरे परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री के लाइन में खड़ा करना पड़ता है। ये अंतर है, ये नैतिकता है, ये बिहार की जनता देख रही है। तीसरी बात, शिक्षा और अस्पताल की बात मैं कर देना चाहता हूँ। बिहार के अंदर मैंने बताया कि 17 मेडिकल कॉलेज अभी चल रहे हैं। आज आने वाले समय में 28 मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे। बिहार के अंदर लालटेन और ढिबड़ी में ऑपरेशन होता था और इंजरी रिपोर्ट हॉस्पिटल में बनता था। आज हर अस्पताल में दवाई है, बिजली है, एम्बुलेंस है, और कोई जाना चाहे सरकारी एम्बुलेंस में चला जाता है। क्या स्थिति बिहार के अंदर अस्पतालों की? बिहार के अंदर 400 की संख्या नहीं पार की थी एएनएम की, आज 10,000 से ज्यादा एएनएम बिहार के अंदर बहाल किए गए। आप ये बात करेंगे कितने डॉक्टर्स थे बिहार के अंदर? जो बिहार के अंदर डॉक्टर थे वो अपहरण उद्योग के रॉ मटेरियल थे, दियारा उनको घुमाया जाता था, भाग जाते थे बिहार के अंदर से। ये बात करेंगे ये क्या कहते हैं अस्पतालों की और शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ। कहाँ खुला है नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ खुला है मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, कहाँ खुला है ये चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी? ये सब कुछ हमने किया है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर दो यहाँ पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है। बिहार के अंदर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का हमने काम किया है। शिक्षा में हमने काम नहीं किया है। जहां स्कूल भवन ध्वस्त हो रहे थे वहां पर स्कूल भवन हमने बनवाया है। बिहार के अंदर शिक्षकों की बहाली हमने की है। और आपके शासनकाल में क्या होता था लोग भूल गए हैं। चरवाहा विद्यालय चलाने वाले लोग शिक्षा की बात करेंगे। देखिए, लेकिन शिक्षकों का तो आरोप है समान काम के बदले समान वेतन अभी तक हल नहीं हुआ। लेकिन शिक्षकों का तो आरोप है, लेकिन शिक्षकों का तो आरोप है। अखिलेश सिंह जी सुना करिए, अखिलेश सिंह जी बिहार के अंदर परिवारवाद चला करके लोग जनता का खून पीने वाले लोग हमसे। लेकिन अखिलेश सिंह जी वो समान काम के बदले समान वेतन वाला विषय तो अभी भी बाकी है आपका। देखिए, आप एक बात समझिए, जिस समय शिक्षकों का बहाली हुई थी और उस समय से आज तक देखिए किस प्रकार से उनके मानदेय में हमने बढ़ोतरी की है। हमारे पास जो पैसा है, बजट का आकार बढ़ाया, हम विकास का काम भी कर रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। और रोजगार के जब अवसर हम दे रहे हैं तो बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके और फिर उसके बाद में माहौल निर्माण करके नहीं, लेकिन आरजेडी के, आप मेरी बात सुनिए, लेकिन आरजेडी के 10 लाख से आपको आपत्ति है, आपके 19 लाख के आंकड़े से आपको आपत्ति नहीं है। नहीं, आरजेडी के 10 लाख के आंकड़े से आपको आपत्ति है, लेकिन आपको 19 लाख के आंकड़े से आपको आपत्ति नहीं है। अरे भाई साहब, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। 10 लाख लोगों को रोजगार कैसे देंगे? क्या इनके पास योजना है? कितना पैसा है इनके पास? बजट जो इनके पास, जो बिहार का बजट है, इसी बजट में से पैसा निकाल करके दिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी भी लोकसभा चुनाव में लोगों के खाते में रुपया देने का बात किए थे। जनता समझ गई ना कि क्या होने वाला है। 10 लाख नौकरी देने का क्या इनके पास प्लानिंग है? कहां से ये पैसा किस प्रकार से देंगे? कुछ नहीं बता रहे। 10 लाख नौकरी पहले कलम से दे देंगे। अरे भाई, 10 लाख नौकरी लोगों को दीजिएगा, उसको सैलरी देना पड़ता है, उसको ये आप कुछ बताइए तो सही। झूठ पर झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं। हम 19 लाख का अगर रोजगार देने का बात किए तो सरकारी नौकरी देने की बात नहीं किए हैं। सरकारी नौकरी पूरे रोजगार का मात्र 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। हमने रोजगार देने की बात और रोजगार के अवसर हम प्रदान करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि रोजगार के जो अवसर है किसी क्षेत्र में भी मिलते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में भी मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तब मिलते हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी ठीक रहती है तब रोजगार के अवसर मिलते हैं। दिन में मोटरसाइकिल छीनने वाली सरकार रोजगार नहीं दे सकती। लौटूंगा अखिलेश सिंह जी, लौटूंगा। रंजीत मिश्रा साहब, जवाब मिल गया होगा और 1 मिनट का समय आपके पास, प्लीज शॉर्ट में बात कंप्लीट कीजिए अपनी। राकेश जी, आप तो बहुत संतुलित डिबेट करवाने जाने जाते हैं। आज क्या हो गया कि चुनाव के दिन आपने भाजपा के नेता का पूरा प्रचार करवा दिया है इस चैनल पर। आपको जवाब दिलाने की कोशिश थी है। अखिलेश सिंह जी अगर व्यवधान डाल रहे थे, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर बिल्कुल प्लीज अपने नहीं, आज आप अपने डिबेट को रिव्यू कर लेना। अभी तक अगर आपने 45-50 मिनट का डिबेट किया होगा तो 30-35 मिनट एक ही वक्ता से बुलवाए जा रहे हैं। आरोपों की आदत है हमें। रंजीत मिश्रा जी, आरोपों की आदत है, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। नहीं, मैं आपको समय पूरा दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए, प्लीज। देखिए राकेश जी, इन्होंने माफी की बात की थी। मैं ये कह रहा हूं कि इनके शीर्ष नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था
और एक को पूरा नहीं किया। 15 लाख देने का वादा किया था, एक को पूरा नहीं किया, और बाद में इनके शीर्ष नेता ने ही कह दिया कि ये हमारा जुमला था। इनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? दूसरी बात कि इनकी बौखलाहट का कारण क्या था कि ये अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पहले इनको लगा कि लोजपा को आगे करके केवल नीतीश जी को नुकसान पहुंचाएंगे, हो गया उल्टा, अब पूरे एनडीए को नुकसान हो रहा है। तो इनकी बौखलाहट का कारण वहां है। दूसरी बात कि ये बात कर रहे थे रोजगार की, मैं आपको बता दूं कि बिहार के किसी भी जिले का डाटा निकाल कर देख लीजिए, आधे से अधिक पद वहां आपको रिक्त मिलेंगे। 4.5 लाख पद सरकारी नौकरियों के आज के समय में खाली है। क्यों खाली है, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है। ये प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे थे और कह रहे थे इन्होंने मुफ्त में अनाज दे दिया, इन्होंने कोई उपकार नहीं किया। और आपको बता दूं कि जब हजारों मील की यात्रा प्रवासी मजदूर कर रहे थे, उनके पैर से खून बह रहे थे, और उस समय जब कांग्रेस पार्टी ने 1000 बस देने की बात की तो इनको फिटनेस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। और फिर कहा कि 880 बस ही इस पैरामीटर पे खरे उतरते हैं। 880 बस से ही आप भेज देते, कम से कम 50,000 मजदूर तो सकुशल घर पहुंच जाते, आपने नहीं पहुंचने दिया। न काम करेंगे, न किसी दूसरे को करने देंगे। ये बिहार की जनता ने बहुत करीब से देखा है। कोटा में बिहार के बच्चे फंसे थे, इन्होंने कहा कि एक भी बच्चे को नहीं आने देंगे, और बीजेपी के एमएलसी के एक बच्चे थे, उनको अलग से विमान द्वारा भेज के मंगवा लिया। ये भेदभाव बिहार की जनता ने नहीं देखा है क्या? आम जनता तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। मिश्रा साहब लौटूंगा। मिश्रा साहब ब्रेक का समय आ रहा है, प्लीज। मिश्रा साहब पर मतदान करने जा रही है। मिश्रा साहब प्लीज लौटूंगा। अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत शॉर्ट एंड बहुत अच्छी बात की उम्मीद है आपसे, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया है आपका एक वोट बिहार को विकसित राज्य की तरफ ले जा सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्लीज, फाइनल कमेंट आपका। देखिए सर, एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, मैं कहना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नीतीश कुमार उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं करते, समाज से लेकर के हर घरे तक का सोचते हैं। समाज के अंतिम तबके के लोगों के विकास का अगर कोई काम करता है तो वो आदमी है नीतीश कुमार, जो 16 घंटे काम करता है और कभी आज तक अपने राजनीतिक करियर में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि इनके युवराज चले जाते हैं घूमने के लिए और दूसरे युवराज जाकर दिल्ली में बैठ जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक करियर में एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया गया है। वैसा आदमी है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 24 घंटा काम करता है। इसका ना कोई परिवार है, ना कोई लोग है, इसका परिवार इनका सिर्फ अपना पूरा बिहार इनका परिवार है। पूरे बिहार में को विकसित बिहार बनाने के लिए इनका सपना है और बस इसी के लिए ही काम करते रहते हैं। लोग भ्रम फैलाते हैं, लोग नीतीश कुमार का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटरों के लिए काम, वोट के लिए काम नहीं करते हैं, वोटरों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। जो कैसे हैं करके दिखाते हैं, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे दहेज प्रथा का विरोध हो, चाहे ह्यूमन चयन बनाना हो, चाहे वृक्ष रोपण हो, हर चीज में इन्होंने कहा करके दिखाया। नीतीश कुमार एक समाज सेवी हैं, एक नेता ही नहीं, समाज सेवी के साथ साथ एक महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष के लिए हम लोग ठीक है सर। आरबी उपाध्याय साहब, समय की कमी है, महत्वपूर्ण सवाल भी है, लेकिन उससे पहले शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। देखिए कुछ नहीं है राकेश जी, अब राजनीति सेवा का अवसर नहीं रहा है, ये बड़ा क्लियर है। राजनीति, देखिए राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, और उसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं करोड़पति लोग एक्चुअल में चुनाव मैदान में होते हैं, न कोई गरीब की भागीदारी है, न कोई किसान की भागीदारी है, न मजदूर की भागीदारी है। ये सब लोग अभी अभी कह रहे थे कि भी एक सर्वेंट क्वार्टर से लेके कहां तक कितनी प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो देखिए नेताओं की प्रोग्रेस होती है, आम आदमी, गरीब आदमी जिसे कि वोट मांगते हैं आप उसको, ना उसको सत्ता में भागीदारी आप देते हैं, ना उसको आप नौकरी देते हैं, ना उसको शिक्षा देते हैं, ना उसको स्वास्थ्य देते हैं। ये बात अलग है कि वीआईपी के लिए सब कुछ अवेलेबल है, नेताओं के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जिसका आप वोट मांग रहे हैं, जिससे आप सरकार एक्चुअल में बनवाना चाहते हैं, उसको सिर्फ यही आप एक लॉलीपॉप दिखाते रहते हैं कि भी हमने ये कर दिया। कागजों पर बहुत कुछ होता है, मैं मानता हूं, लेकिन शिक्षा के हालात वही हैं, स्वास्थ्य के हालात वही हैं, कहीं कुछ नहीं बदला। अगर बदला होता,
अगर बदला होता तो ये भी पाकिस्तान और आतंकवाद और इन सब चीजों पर वोट मांगने की जरूरत, धर्म के नाम पर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां सिर्फ काम बोलता है, और अगर काम बोलेगा तो जनता ऑटोमेटिकली वोट करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो हालात हैं, देखिए आज गरीब है और गरीब होता चला है, अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। और देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चरित्र लगभग सबका एक जैसा है। और विकास के मामले में आप कह रहे रोजगार, अरे रोजगार दे सकते हैं आप, लेकिन नहीं देना चाहते हैं। उस गरीब को ना आप रोजगार देना चाहते हैं, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं देना चाहते हैं। सब कुछ अपनी जेब में रखना चाहते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो उसको आप सब जवाब दिखाते हैं कि हम ये सब कुछ दे देंगे। कितना दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। जनता का मोह भंग होता है। आज एक ने लूटा है, कल दूसरा लूट रहा है। मैं तो ये जनता शायद लूटने के लिए ही पैदा हुई है क्या? ये कह देने से नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं एक जो ना भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए और उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तमाम मेहमानों का, अखिलेश सिंह जी, रंजीत मिश्रा साहब, डॉक्टर SS अहमद साहब, RB उपाध्याय साहब और साथ ही शक्ति सिंह यादव साहब, आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कुल मिलाकर के बिहार चुनाव का मतदान लगातार जारी है। और बिहार चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर NDA सत्ता में आता है तो जाहिर सी बात है अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव के लिए NDA को हौसला मिलता है। वही साथ ही नीतीश कुमार के 15 सालों के सुशासन का लिटमस टेस्ट भी इसे कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम तरह के आरोप और खास तौर पर जंगल राज जैसे आरोप का दाग धुलता है। अब यह देखना होगा कि बिहार के रण में बाजी कौन मारेगा और बिहार का महाबली कौन बनेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।